नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका फरवरी माह में एग्जाम 2021 को होगा, उसके लिए विज्ञान विषय की आज हम देखेंगे क्लास नंबर 2 या कह सकते हैं दूसरा वीडियो। यहाँ पर हम आपको 3 वीडियो में पूरा कोर्स जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाहर से एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। मैंने कोई भी चीज उसमें जो है वो नहीं छोड़ी थी। तो चलिए देखते हैं आज हमारा वीडियो नंबर जो है वो दूसरा। यहाँ पर मैं एक बार आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। जैव विकास, ये सारी चीजें हैं, खनिज धातु, आवर्त सारणी। यदि आप बात करें पिछले वाले जो आपका वीडियो नंबर 1 था, तो यहाँ पर हमने इकाई 2 तक चीजों को कवर कर दिया था। आवर्त सारणी से आज हम स्टार्ट करेंगे और जाएंगे इकाई 3 4 जब तक जहां तक पहुंच पाएंगे। और इतना सारा आपका कोर्स है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतनी सभी चीजें आपको जो है वो पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं आवर्त सारणी से। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। केवल और केवल मैंने पहले ही आपको कहा है कि आपके दिमाग में एक लाइन में हर चीज के बारे में पॉइंट होना चाहिए, ताकि पूछा कुछ भी जाए आप खाली छोड़कर उस प्रश्न को ना आए। मेंडलीव की आवर्त सारणी यदि आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहां पर मेन पॉइंट क्या है? परमाणु भार। क्योंकि मेंडलीव आवर्त सारणी के बाद जो है आपके एक और अन्य रूप भी देखने को मिला, जिसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं तो इसमें आप क्या कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो आप कहेंगे तत्वों के रासायनिक गुण जो है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो बस मेन अंतर क्या है? परमाणु भार का और परमाणु क्रमांक का। तो यही दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब यहां पर जो प्रश्न आपसे पूर्व के वर्षों में पूछा गया है वो यहाँ पर वर्ग और आवर्त की संख्या से संबंधित पूछा गया है। पर उसको देखने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी है वो किसने दी थी। इस टाइप से अगर वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे मोजले जो है उन्होंने जो है वो दी थी। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम समूह या कह सकते हैं वर्ग, इसके नाम से जो है वो जानते हैं, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उनको। अच्छा, जो मोजले हैं इनके संबंध में अगर ये पूछा जाए कि जो परमाणु क्रमांक है इसकी खोज किसने की थी, तो परमाणु क्रमांक की खोज जो है वो हेनरी मोजले जो है इन्होंने ही की थी। और एक गैसीय नियम है उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉयल जो है उन्होंने की थी। अब जो मैंने प्रश्न की बात की कि समूह, वर्ग और दूसरी चीज आपका आवर्त, तो ये दोनों चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं। और यही मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए, दो टाइप की आपकी आवर्त सारणी आपको देखने को मिलती है, एक मेंडलीव की आवर्त सारणी और एक संशोधित। तो यदि बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की, तो उसमें समूह या जो वर्ग हैं उनकी संख्या जो है आपकी 9 थी। परंतु यदि बात करते हैं आवर्तों की संख्या तो वो जो है आपकी 7 थी। पर जब बात की जाती है संशोधित रूप की, तब आपका जो प्रश्न है यहीं से पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। जस्ट प्रीवियस नहीं, थोड़ा सा और बैक जाएंगे तो डीएलएड में पूछा गया था। तो समूह वर्ग संशोधित में आपकी जो संख्या है वो आपकी होती है 18। तो कुल मिलाकर कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। और आवर्त की संख्या आपकी जो है वो 7 आवर्त जो है वो होते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मेंडलीव में भी और साथ ही साथ मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी और साथ ही साथ मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में। और जिन्होंने इंग्लिश में इसे याद किया होगा तो जो वर्ग है इसे हम इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं और जो आवर्त है इसे हम पीरियड कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है डोबरनियर जो है उसका त्रिक नियम। ये सारी चीजें आपके कोर्स में है, तो जितना भी आपके कोर्स में है वही सारी चीजें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। डोबरनियर का त्रिक नियम।
अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। डोबरनियर का जो त्रिक नियम है वो ये कहलाता है कि जो डोबरनियर थे उन्होंने एक समान गुणों वाले तीन तीन के समूह में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जो है व्यवस्थित किया। वही आपका डोबरनियर त्रिक नियम कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए, एक आपका लिथियम हो गया, एक आपका सोडियम हो गया और एक आपका के यानी कि पोटेशियम हो गया। और इन्हें बढ़ते हुए किस क्रम में रखा गया है? परमाणु भार के। क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग होता है, परमाणु भार अलग होता है, तो परमाणु भार आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। लिथियम का परमाणु भार आपका 7 होता है, Na यानी कि सोडियम का आपका 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। अब इन्होंने यहाँ पर बताने का ये प्रयास किया कि जो दो तत्व होते हैं उन या डोबन जो नियर है इनके अनुसार। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि डोबर नियर की जगह कहीं कहीं डोबे राइनर करके भी नाम देखने को मिलता है, तो आपके पेपर में जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। डोबे राइनर भी स्लैश करके, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैश करके, डोबे राइनर। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि बीच का जो तत्व यहाँ पर Na सोडियम देख पा रहे हैं, बीच का तत्व या बीच के तत्वों को परमाणु भार जो है, या इसका जो परमाणु भार Na का है वो है 23, तो इसका परमाणु भार जो बाकी दो तत्व हैं लिथियम और पोटेशियम, इनके परमाणु भार का लगभग औसत होता है। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले और लास्ट को जोड़ते हैं, 7 + 39, और जितनी संख्या होती है उसे डिवाइड करते हैं। तो 39 में 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? उसको 2 से भाग देंगे तो आपका यहाँ से 23 निकल कर आएगा। 23 दूना आपका 46 होता है, यानी इसको जोड़ने पर 46 आएगा और बटे 2 करेंगे 23 आपका आया, जो कि आपका बीच वाला नंबर आया। तो यही इनका कहने का मतलब था कि बीच के तत्वों को परमाणु या बीच के तत्वों का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। इसी को हम डोबरनियर या डोबेराइनर का त्रिक नियम जो है वो कहते हैं। अब ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम लिखा है ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर फिक्स नहीं है। मतलब और भी इसी प्रकार से तीन तत्वों को लेकर आप एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे, पर आपको एक ही चीज याद रखनी है, तो बस ये तीन ध्यान रखिएगा। अब अच्छा, भूले ना आप, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो एक छोटा सा वर्ड याद रखिए कि लिया ना कर, इस टाइप से। डोबर नियर जो है इसी को हम ट्रिक से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ना, दो पर नियर, यानी कि दो बार से आपका क्या निकल के आ रहा है? 2 बार। जैसे आपने किसी से एक बार चीज ले ली है तो दोबारा ना ले, तो उसी से ही जोड़ के ट्रिक है, 2 बार लिया ना कर। लिया का जो लिया है उससे लिथियम, देखिए एल आई आ रहा है, एन ना का से आ रहा है Na यानी सोडियम, और कर से आ रहा है के यानी कि पोटेशियम। तो पूरा आप एक से जोड़कर आसानी से याद रख सकते हैं। जब भी आपके पेपर में डोबर नियम पूछा जाए तो 2 बार से 2 बार, समझ में आ रहा है आपको? 2 बार आप आसानी से जोड़ेंगे और 2 बार लिया ना कर तुरंत आप बोलेंगे तो लिथियम Na और के आसानी से याद हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि 7, 23 और 39 ये संख्या कैसे याद रखेंगे? तो कोई एक संख्या याद करने से अच्छा है बीच वाली याद कर लीजिए। 23 यदि आपको याद हो जाएगी तो दोनों बाकी तो एवरेज ही हैं, या तो किनारे की दो याद कर लीजिए, 7 और 39। वैसे तो आपको परमाणु भार पता होना चाहिए, पर ना याद हो तो दो याद कर लीजिए, बीच वाला तो उसका एवरेज ही था। और बाकी बार बार जब आप ट्रिक को रिपीट करते हैं तो खुद याद हो जाता है। रफ करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए इसी प्रकार मैं पेपर की अंतिम तारीख तक जो है वो जुटा रहूं और आपका पेपर अच्छे से बहुत अच्छा हो। लाइव टाइमिंग भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अभी विज्ञान वाला आप विषय का देख रहे हैं वीडियो, ये सुबह 11 बजे जो है आप देख रहे हैं, और गणित का जो टाइमिंग है वो शाम के 8 बजे की जो है इस समय चल रही है। बाकी जैसे ही सब्जेक्ट कोई कंप्लीट होगा उसमें और सब्जेक्ट इन्हीं टाइमिंग में आपके जुड़ जाएंगे। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम को समझते हैं। तो इन्होंने न्यूलैंड के अष्टक नियम में बताया था कि जो तत्व है उसके बाद 8वें नंबर पर जो तत्व आता है उसके गुणधर्म उससे मैच करते हैं। जैसे इस चीज को एग्जाम्पल से समझिए, हाइड्रोजन आपका लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के बाद आपका आता है हीलियम, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर है। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, फिर आपका बेरिलियम, फिर आपका आता है बोरान,
फिर आपका आता है कार्बन, फिर आता है आपका N यानी कि नाइट्रोजन, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर आपका फ्लोरीन। अब 1 नंबर पे हाइड्रोजन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। अगर 1 नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है तो उसके 8वें, समझ रहे हैं आप, उस जो उसका गुण है उसकी पुनरावृत्ति क्या होगी, उसके 8वें तत्व, यानी उसके आगे से 8 आप गिनेंगे। जस्ट ये 8 नंबर पे जो आ रहा है इसको लेकर नहीं कहा जा रहा है, उसके बाद 8, यानी कि आपका 9वें नंबर पर उसके आगे 8 जाएंगे, यानी एक को तो ऑलरेडी गिन चुके हैं, यानी कि जो 9वें नंबर पे आपका फ्लोरीन आ रहा है इसका गुण हाइड्रोजन के गुणधर्म से मैच करेगा। ये न्यूलैंड के अष्टक नियम ने जो है वो बताया था। सेम यही चीज आगे भी फॉरवर्ड होती है, यानी कि आपका 9 नंबर पर फ्लोरीन आ रहा है, इसी के जस्ट आगे और आप जाएंगे तो आपका क्लोरीन आएगा। तो क्लोरीन जो आपका आएगा वो आप यहां से 8 आगे जाएंगे तो क्लोरीन जो आएगा ये 17 नंबर पर इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इस फ्लोरीन के गुणधर्म इस क्लोरीन से मैच करेंगे तो यहां पर भी आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है लागू होता है। ऐसा और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सोडियम जो है लिथियम के बाद 8वें स्थान पर आता है, दोनों के गुणधर्म लगभग समान होते हैं। तो कोई भी आप जो एग्जाम्पल है वो याद कर लीजिए, पेपर में आएगा तो आपको डेफिनेशन भी लिखनी होगी और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी लिखना होगा। वैसे इसको तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं, हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन, क्योंकि मैंने सभी बता दी, पर लगभग 2 यदि आप याद कर लेंगे तो आसानी होगी। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन लिखिए, 1 नंबर पे एरो बनाइए, +8 का साइन दिखाइए, फिर 9 नंबर पर आप फ्लोरीन लिखिए और फिर दोबारा से यहाँ +8 कीजिए और क्लोरीन लिखिए और इसका जो परमाणु क्रमांक है 17 लिखिए। तो इस प्रकार से आप दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। और जो मैंने डेफिनेशन बताई वो वैसे ही लिख दीजिए कि गुण की जो पुनरावृत्ति है उसके 8वें तत्व के बाद जो है वो होती है। अब आपका हम बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित जो उसके लाभ हैं और क्या उसके दोष होते हैं। तो केवल दो दो आप अपने दिमाग में रखिए, लाभ और दोष, क्योंकि पूछे गए तो आप कम से कम लिख कर जरूर जो है वो आए, खाली आपको कोई चीज नहीं छोड़नी है, मैंने पहले ही कहा है। और ये किसके हैं, मेंडलीव जो है उसकी आवर्त सारणी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है इसके लाभ। तो पहला लाभ ये है इसका कि सही परमाणु भार जो है आपको ज्ञात करने में इससे हेल्प मिलने लगी। सही परमाणु भार ज्ञात करने में आपको हेल्प मिलने लगी। और आगे राइट चिन्ह मतलब कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में मेंडलीव की आवर्त सारणी से आपको लाभ में लिख सकते हैं। दूसरा आप लाभ याद ये रखिएगा कि इसी मेंडलीव की आवर्त सारणी जब आई तो उससे और नए नए तत्व खोजे जाने के लिए भी तो लोग और उत्साहित होते हैं, तो अन्य वैज्ञानिक हैं, तो आप क्या कहेंगे कि नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में भी आगे बढ़ावा मिला। तो ये आपका दूसरा लाभ हो जाएगा। 2 लाभ ही मैंने कहे कि याद रखिए, बाकी 1-2 आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बाकी 2 तो आपको हर हाल में अपने दिमाग में रखने हैं। अब दोष की बात करते हैं, तो दोष में आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं तो मैं एक और एक्स्ट्रा 3 तक बता दूंगा। सबसे पहला दोष ये है कि जो समान तत्व हैं उनको इन्होंने क्या किया, एक साथ ना रख के अलग अलग रखा। समान जो तत्व हैं उनको अलग अलग रखना इनका जो है वो दोष था। कहने का मतलब है कि गुण जो है आपके मैच कर रहे हैं तो उसको एक को दूसरी जगह रखा, एक को दूर रखा, जबकि समान तत्व हैं तो उनको एक साथ रखना चाहिए था। दूसरा आपका इसी पॉइंट से ही आप बना सकते हैं कि जब समान तत्वों को इन्होंने अलग अलग रखा तो जो असमान तत्व थे उनको इन्होंने एक साथ रख दिया। तो ये देखिए, आपको दोष याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने एक ही पॉइंट से 2 पॉइंट जो है वो निकाल लिए। असमान तत्व जो है उनको एक साथ जो है वो रखना। फिर अगर आप एक और पॉइंट एक्स्ट्रा याद करेंगे तो क्या कहेंगे कि जो हाइड्रोजन का स्थान था, हाइड्रोजन का जो स्थान था उसके संदर्भ में कि जो इसके गुण थे वो हैलोजन से मिलते थे। किससे मिलते थे, हैलोजन से। परंतु अभी हैलोजन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पर पहले पॉइंट को समझिए कि जो हाइड्रोजन के स्थान के संबंध में कि इसके जो गुण थे वो हैलोजन से भी मिलते थे, परंतु रखा इसे जो है वो फर्स्ट वर्ग में गया था, रखा इसे फर्स्ट वर्ग में गया था। तो जब गुण जिससे मिल रहे हैं उसके साथ रखना चाहिए, ना कि इसे फर्स्ट वर्ग में, तो ये भी एक इसके दोष के रूप में जो है वो आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि हैलोजन जो है
इसको हम बात करेंगे अलग से। आप चाहें तो साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चलते ले सकते हैं, या तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट की जगह सीधे-सीधे कोशिश कीजिए चीज़ों को याद करने की, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखे रह जाएँगे। इससे अच्छा है वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार-बार देखने से भी चीज़ें याद हो जाती हैं। अब हैलोजन की अगर बात करें, तो हैलोजन आपका एक ग्रीक शब्द होता है। क्या किस प्रकार का शब्द होता है? ग्रीक शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। अब इसमें कौन-कौन से तत्व आते हैं, इसको सबको रब करते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टेटीन। ये 5 तत्व आपको एकदम रट के रखने हैं, क्योंकि एक बार प्रश्न इस टाइप से आ चुका है कि इनमें से कौन-सा हैलोजन तत्व जो है वो नहीं है। तो 5 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इनको ही सम्मिलित रूप से हैलोजन के नाम से जो है वो जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी आ सकता है, जो हैलोजन सदस्य हैं, इसको आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो 17वें वर्ग में जो है वो रखा गया है। तो इसके बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आपने अच्छे से जो है वो समझ लिया। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व आपका पूछा जा चुका है। 2017 बैच जो आपका पेपर हुआ था साइंस का, उसमें आपका संक्रमण तत्व पूछा गया था। तब भी मैंने पढ़ाया था और अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। उस समय एज इट इज आपका पेपर में आ गया था, तो वो लोग कर ले गए थे। अब ध्यान से समझिए, संक्रमण तत्व की जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग आधार पर आप दे सकते हैं। एक आधार होता है आवर्त के आधार पर, जिसमें आप कह सकते हैं कि इन इन आवर्तों में ये तत्व पाए जाते हैं। और दूसरी एक और नई जो डेफिनेशन मैं आपको पहली बार बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, वो और भी ज्यादा सरल है कि जो डी और एफ ब्लॉक होता है, डी और जो एफ ब्लॉक होता है, इसके तत्व जो होते हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को ही आप कहते हैं, क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। ये जो डी और एफ ब्लॉक हैं, इसी प्रकार से दो और टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसी भी तत्व का, उसमें एस पी डी एफ को आप समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी सी डेफिनेशन मैंने इसे बना दिया है। डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, उन्हें हम संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसी को ही आवर्त के संदर्भ में भी आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं, पर वो भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। पर कुछ और पॉइंट है वो जो आप ध्यान रखिए इन संक्रमण तत्व से संबंधित। सबसे पहला पॉइंट है कि संयोजकता के संदर्भ में, कि विभिन्न प्रकार की संयोजकता जो है ये संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। अब ये संयोजकता वर्ड क्या होता है? तो किसी भी तत्व का जो सबसे बाहरी वाली कक्षा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, तो अलग-अलग उसमें आप इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हैं, तो जो सबसे बाहरी वाली कक्षा में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके ये संयोजकता जो है कहलाते हैं। तो एक डेफिनेशन संयोजकता की भी अपने दिमाग में रखिएगा, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संक्रमण तत्व के हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो जो संक्रमण तत्व होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की संयोजकता जो है वो प्रदर्शित करते हैं। ये इनकी एक विशेषता के तौर पर आप याद रखेंगे। फिर इनमें उत्प्रेरक का गुण भी पाया जाता है। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है? तो जैसे आप देखते हैं कोई भी आपकी रिएक्शन होती है, यहाँ पर कोई तत्व लिखा है, इस टाइप से आप एरो बनाते हैं और उस तरफ कोई आपका जो है वो तत्व बनता है। इस उत्प्रेरक को इसमें डालने से क्या होता है? जो ये अभिक्रिया हो रही है, इसकी जो दर होती है या इसकी जो स्पीड होती है, उसको आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो इसी में काम आता है आपका उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक के गुण भी ये संक्रमण तत्व जो है वो प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका बचा तीसरा पॉइंट, तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिए कि एक जैसे चुंबकीय गुण भी जो है ये प्रदर्शित करते हैं। एक जैसे चुंबकीय गुण भी जो है ये संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो ये बस इतना पॉइंट ध्यान रखिए किसके संदर्भ में? संक्रमण तत्व। क्योंकि इतना आएगा आप आसानी से लिख सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में आपको देखना हो तो आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, पर मैं एक की पॉइंट के तौर पर छोटी छोटी चीजों में सारी चीजें आपको करा रहा हूं, तो इतना काफी है। नेक्स्ट आपका एक और है, वो है प्रारूपिक तत्व।
प्रारूपिक तत्व को भी आप समझते हैं कि ये जो है आपका क्या होता है। अभी हमने समझा संक्रमण तत्व और ये है आपका प्रारूपिक तत्व। तो एक डेफिनेशन के तौर पर आप कहेंगे कि वे तत्व जो प्रकृति में प्रचुर परिमाण या मात्रा में पाए जाते हैं और इनका जो प्रकृति है, गुण है, वो भी निश्चित होता है। इन्हीं को हम विशिष्ट या प्रारूपिक तत्व या सामान्य तत्व कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। और प्रारूपिक तत्व को ही आप यदि बात करें अकॉर्डिंग टू कि किस हम आवर्त के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो तीसरे आवर्त आप ध्यान रखिएगा किसमें, तीसरे आवर्त जो है इसके सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। या कहीं कहीं डेफिनेशन के तौर पर डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि तीसरे आवर्त के सभी तत्व आपके प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। तो आप चाहें तो Na से लेकर Cl तक भी लिख सकते हैं या सभी तत्व भी लिख सकते हैं। और ये जो तत्व होते हैं ये अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इतनी बस पॉइंट ध्यान रखिए ताकि आप आए तो आसानी से लिख ले जाएं। प्रारूपिक तत्व केवल एज इट इज आपके दिमाग में पॉइंट होना चाहिए कि आप लिख लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि कोई वस्तु है उसके संबंध में ये पूछा जाता है कि उसका धनावेशित या ऋण आवेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है या फिर अधिकता को दर्शाता है। तो वो चीज हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। कोई भी वस्तु की अगर बात करें और अगर कहा जाए आपसे कि किसी वस्तु का अगर धन आवेशित, धन मतलब प्लस की अगर बात करें तो धन आवेशित होना उसके जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो है इसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। पर यही अगर बात करें आपका कि किसी वस्तु का जो है वो ऋण आवेशित, तो आप क्या कहेंगे कि किसी वस्तु का ऋण आवेशित जो है होना इसके संदर्भ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को जो है वो प्रदर्शित करता है। ये आपके अधिकतर जो प्रश्न है वो आपके बहुविकल्पी में पूछ लिए जाते हैं या वन लाइनर में, बाकी आपका लघु में नहीं पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कब आपकी धनावेशित की बात की जाएगी तब क्या होगा और कब ऋणावेशित। नेक्स्ट देखते हैं आपका पॉइंट, जिस प्रकार आपका ऊर्जा संरक्षण नियम होता है सेम उसी प्रकार आपका वैद्युत आवेश संरक्षण नियम भी होता है। अब ये वैद्युत आवेश संरक्षण नियम भी सेम उसी प्रकार होता है जैसे हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम देखा है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सेम आप वैद्युत आवेश के संबंध में भी कहेंगे कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही है आपका नियम कि आवेश जो है इसके इस गुणधर्म के अकॉर्डिंग आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण नियम को कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और कंप्लीट करते हुए क्या कहेंगे कि आवेश को केवल और केवल आप एक वस्तु से जो दूसरी वस्तु है उस पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अब ये जो स्थानांतरित है ये कैसे होगा इसको समझिए। जैसे कि आपकी एक कांच की जो है वो छड़ है, एक कांच की छड़ है और एक रेशम जो है ये आपका दे रखा है, ये रेशम है और ये आपका जो है वो कांच है। तो प्रश्न आपके देखेंगे बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। तो जो कांच होता है उस पर होता है धन आवेश, रेशम जो है उस पर होता है ऋण आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस कांच से निकल करके आपके किस पे आते हैं, रेशम पर आते हैं। तो ये आपका जो क्रम आप देख रहे हैं एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दूसरे पर जा रहे हैं, यही तो यहाँ पर संरक्षण नियम में बात कही गई है कि आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित जो है वो किया जा सकता है। और इस चीज का भी ध्यान दीजिए कि आवेश इस पर पहले से नहीं होता है, वो घर्षण के बाद होता है। कांच को रेशम के टुकड़े पर जब आप क्या करते हैं उसको घिसते हैं, घर्षण करते हैं, तो घर्षण से पूर्व कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। दोनों वस्तुएं तब क्या होती हैं, उदासीन होती है। लेकिन जब घर्षण प्रक्रिया होती है उसके बाद कांच की जो छड़ है यह आपकी धन आवेशित हो जाती है और रेशम की छड़ जो है वो ऋण आवेशित हो जाती है। और ये दोनों पर जो आवेश आया ये स्थानांतरण की प्रक्रिया से ही जो है वो आता है।
प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा किस पर आवेश आ जाता है, यानी कांच पे कौन सा आवेश आता है और रेशम पे कौन सा आता है। यदि आप डीएलएड के पूर्व के वर्षों में देखेंगे सभी जो एमसीक्यू हैं, तो एक वर्ष में ऐसा था आपका जब यही एज इट इज प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो ये चीज आपको आगे होगी। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि आपका है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैस या इसी को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं उत्कृष्ट गैस, या इसी को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं नोबेल गैस, नोबेल गैसेस। अब यदि आप देखेंगे जो हाल ही में आपका पेपर हुआ था नवंबर 2020 में, यहीं से बहुविकल्पीय पूछा गया था नोबेल गैसेस से संबंधित, और इसी को अब हम पढ़ेंगे। आपका जो बहुविकल्पीय पूछा गया था वो पूछा गया था नोबेल गैस का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन में आपके ऑक्सीजन और रेडॉन ऐसे करके दे रखा था। तो देखिए अक्रिय गैस क्या होता है, तो आप कहेंगे उन गैसों को कहते हैं जो जो साधारणतः जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं इनमें भाग जो है वो नहीं लेते हैं और सदा मुक्त अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप रट लीजिएगा एकदम, क्योंकि एग्जाम्पल में समझना नहीं होता है, एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपका हो गया हीलियम, जैसे कि आपका हो गया नियॉन, जैसे कि आपका हो गया ऑर्गन, जैसे कि आपका हो गया क्रिप्टॉन, और इसी प्रकार आपका हो गया जेनॉन, और जिनॉन नहीं जिनॉन करके भी लिखा रहता है तो इसको जिनॉन कर देते हैं, और इसी प्रकार आपका हो गया रेडॉन। और यही रेडॉन जो आप देख रहे हैं यही आपका पेपर में था, इसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो नवंबर 2020 में जो है वो पेपर हुआ था। तो यहाँ से आप पहचान सकते थे कि रेडॉन आपका एक नोबेल गैस में आती है जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। और ये आवर्त सारणी के किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे शून्य वर्ग जो है उसके ये सभी जो है वो तत्व हैं, शून्य वर्ग के जो है ये तत्व हैं। अच्छा, रेडॉन से ही रिलेटेड प्रश्न क्यों पूछा गया, और जो हैं और भी हैं एग्जाम्पल, पर रेडॉन से ही इसलिए पूछा गया कि रेडॉन की एक खासियत होती है कि रेडॉन जो है इसको छोड़कर अन्य जो सभी गैसें होती हैं वो आपको वायुमंडल में देखने को मिलती हैं, पर ये नहीं देखने को मिलती है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए थोड़ा रेडॉन को लेकर ही प्रश्न पूछा गया है, पर याद आपको एग्जाम्पल सभी होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आवेश के बारे में। आवेश का सबसे पहले पूछा जाता है मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक आप सभी जानते हैं कूलाम होता है आपका आवेश का मात्रक। पर यदि बात की जाए सीजीएस पद्धति में, सीजीएस होता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो उसमें जो है आपका मात्रक स्टेट कूलाम करके होता है, या एक और नाम देखने को मिलता है फ्रैंकलिन। तो कई बार क्या होता है ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप से भी आपका आपका जो आवेश है वो होता है, आवेश नहीं आपका जो मात्रक है वो होता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए यदि एक इलेक्ट्रॉन की लेकर पूछा जाए कि आपसे एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर कितना कूलाम ऋण आवेश होता है, तो आप कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। और यदि बात करें एक माइक्रो कूलाम की, तब आप क्या कहेंगे कि एक माइक्रो कूलाम जो है ये आपका बराबर होता है 10⁻⁻6 जो है वो कूलाम। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, साइंस से रिलेटेड मैंने अभी बताया था धन और ऋण, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा कि प्लस प्लस जो है ये प्रतिकर्षण होता है, और जो अपोजिट साइन होते हैं इनका जो है आपस में आकर्षण होता है। तो अब हमने देखा कूलाम के बारे में। अब इस कूलाम से ही रिलेटेड आपका कूलाम का नियम भी होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कूलाम का नियम क्या कहता है इसको समझिए। कूलाम का नियम कहता है कि आवेश जो है इसमें आकर्षण
अच्छा, ये आप क्या कहेंगे सबसे पहले कि जो कूलाम का नियम था इन्होंने जो दिया था वो किससे संबंधित दिया था? तो जो अभी मैंने आकर्षण और विकर्षण की बात की, धन और इस टाइप से अपोजिट साइन, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के संबंध में ही कूलाम का नियम जो है इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि दो स्थिर बिंदु जो आवेश हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, पर अभी इसी लाइन को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के आधार पर जो है वो समझेंगे। कैसे? दो स्थिर बिंदु जो आवेश हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इतना तो मैंने बताया कि इसी के संबंध में है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोनों आवेश जो है उनकी मात्राओं के गुणनफल, तो Q1 आपकी पहली मात्रा और Q2 आपकी दूसरी मात्रा, तो दोनों जो आपके आवेश हैं इनकी मात्राओं के गुणनफल है और इसके अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती का इस टाइप से साइन होता है और किसके, F के बराबर, और साथ ही साथ जो इनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में। जब भी बात की जाए व्युत्क्रमानुपाती तो कोई चीज आपकी अब बटे में आएगी, जब बात की जाए अनुक्रमानुपाती तो वो चीज सामने आएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती बात की जा रही किसके, उनके बीच की दूरी के, तो दूरी आप जानते हैं r होती है त्रिज्या के संबंध में, और जो त्रिज्या है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है कुल मिलाकर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बस यही आपका कूलाम का नियम है। और ये बल दोनों आवेश जो है, ये जो आपका F है ये बल होता है, ये बल जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया था, आप चाहें तो वो याद रख सकते हैं, और यदि आप उतना लेंदी नहीं याद रख सकते तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए। कूलाम के नियम को, पूरे कूलाम के नियम को जो है वो परिभाषित करता है, पर जब पूछा जाएगा तो आपको लिखना तो वैसे चाहिए, यदि 2 नंबर में प्रश्न आया है तो एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट पे, याद कर लीजिएगा, ये जो मैंने बोल रहा हूँ उसको धीरे धीरे करके सुनिएगा, थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पॉइंट विद्युत विभवांतर, इसके बारे में। विद्युत विभवांतर, सबसे पहले ये बात करते हैं कि विद्युत विभवांतर होता क्या है। तो एक लाइन में डेफिनेशन याद रखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जो कोई दो बिंदु हैं इनके विद्युत विभव के अंतर को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तो इन दोनों बिंदु के विद्युत विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। है आसान डेफिनेशन। अब इसी को ही हम दूसरी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं डेफिनेशन को, कि एक बिंदु ये है आपका और दूसरा बिंदु ये है आपका, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो आपका विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो दोनों ही आपकी डेफिनेशन है, आपको जो समझ में इजी आ रही है वो आप याद रख सकते हैं कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वो क्या है, आपका विद्युत विभवांतर, या फिर किन्हीं दो बिंदु के विद्युत विभवों के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। पर जो मेन डेफिनेशन होती है वो वही होती है आवेश को ले जाने के बारे में, पर उसी को शॉर्ट में आप विद्युत विभव के अंतर वाले भी लिख सकते हैं। रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका सुचालक कुचालक। तो सुचालक कुचालक आप सभी जानते हैं कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो वो सुचालक, जिसमें ना हो वो कुचालक। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे कि तांबा, अब आपको नहीं समझ में आता है जब पेपर में आता है कि ये कुचालक तो नहीं है, नहीं ये आपका विद्युत का सुचालक है। इसी प्रकार आपका चांदी हो गया, इसी प्रकार आपका ग्रेफाइट हो गया, इसी प्रकार आपका एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सभी आपके विद्युत के सुचालक के जो है वो उदाहरण हैं। कुचालक में अगर बात करें तो पोर्सेलिन आपका जो है इसी में आएगा, जो कि आपका विद्युत का कुचालक है। बाकी आप सभी जानते हैं लकड़ी है कि वो कुचालक है, तो वो तो नहीं यहाँ पूछेगा, यहाँ थोड़ा सा एक कदम आगे ही बढ़ के पूछा जाएगा, तो इस टाइप के उदाहरण जो है वो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है विद्युत धारा।
और वीडियो को सभी के साथ शेयर करते रहिएगा। जितने भी छात्रों को पेपर देना है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का, कम से कम उन सभी छात्रों तक वीडियो पहुंच सके। मेरा उद्देश्य यही है, मैं आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कि प्रत्येक बच्चे के अच्छे से अच्छे नंबर आए, सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो। ऐसा ना हो मैं आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ फिर वो मेहनत बेकार जाए। तो कोशिश कीजिए कि सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और शेयर से सभी लोगों को हेल्प मिलेगी, सभी तक वीडियो पहुंच सकेगा। देखिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि कोई भी चीज आपकी नहीं छूटे। एक एक चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और केवल बताकर फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर रहा हूँ, समझा भी आपको रहा हूँ और सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यहाँ कोई किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी अगर अदा कर रहा होता तो क्या करता, लिखता है एक साथ सारी हेडिंग और बताते चला जाता लाइन से, पर ऐसा तो नहीं मैंने की। मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से अच्छे आप नंबर लेके आए। विद्युत धारा को समझते हैं। दो टाइप की विद्युत धारा होती है, एक होती है दिष्ट धारा, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। कुछ लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा जिसे हम डीसी कहते हैं और इसे हम जो है वो एसी कहते हैं। फुल फॉर्म डीसी की होती है डायरेक्ट करंट और एसी की होती है अल्टरनेटिव करंट। दिष्ट धारा की फुल फॉर्म तो आपको मैंने बता दी, जो इसकी डेफिनेशन होगी वो आप ये याद रखेंगे कि ऐसी धारा जो केवल और केवल एक ही दिशा में जो है वो प्रवाहित होती है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या कहेंगे, ऐसी धारा जिसका जो परिमाण है और जो दिशा है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है, वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो एक एक लाइन की मात्र डेफिनेशन है, याद करते हुए चलिएगा। मैंने पहले ही कहा है चीज, ये वीडियो एक बार में आपको सभी चीजें तो नहीं याद होंगी। वीडियो को घूमते टहलते 2 से 3 बार देखिए, कैसे नहीं आपको चीजें एकदम दिमाग में रट जाएंगी। तो दिष्ट धारा क्या होता है, ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा जो कि आपकी धारा परिमाण और दिशा समय के साथ बदलती रहती है। अब जो प्रश्न आपके डीएलएड में पूछा गया था वो पूछा गया था इनके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी दिष्ट धारा नहीं है, इस टाइप का एक प्रश्न था। कुल मिलाकर इनके एग्जाम्पल से प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे टॉर्च हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया या फिर कैलकुलेटर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब दिष्ट धारा जो है इसके एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के पंखा हो गया, या कह सकते हैं बल्ब हो गया, या कह सकते हैं फ्रिज हो गया, या कह सकते हैं टीवी हो गया। ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब आपके प्रत्यावर्ती धारा के। अब यहाँ से एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ रहा है कि जितनी चीजें बिजली से चलने वाली हैं वो सभी एग्जाम्पल आपके आ रहे हैं प्रत्यावर्ती में, और जितनी चीजें सेल वगैरह से चलने वाली हैं या मिट्टी के तेल, या मिट्टी का तेल नहीं कह के डीजल कहिए तो ज्यादा सही होगा कि डीजल से चलने वाली ऐसी चीजें सभी आपकी दिष्ट धारा में जो है वो आती हैं। तो एग्जाम्पल में अंतर तो आप कर लेंगे, पर डेफिनेशन आएगी तो उसके लिए आपको डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ताकि डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल लिखें। और लिखने का तरीका हमेशा यह रखिए कि जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखिए, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो स्पीड में चेक करता है। जो चीजें वहां पर हाईलाइट करने वाली होती हैं जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जामिनर को पता चलता है कि ये चीज आपको आती है, वो समझ जाता है आपकी नॉलेज का क्षेत्र कहाँ तक है। तो थोड़ा सा हाईलाइट करिए, थोड़ा सा हाईलाइटर के तौर पर स्केच जो ब्लैक होते हैं उनका यूज कीजिए, यही सब नंबर आपके दिलाते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बाद सेल की। सेल की बात करते हैं तो सेल के आपके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है प्राथमिक सेल और एक आपका होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक और द्वितीयक सेल जो है इसके भी अलग अलग अंतर्गत टाइप आपको देखने को मिलेंगे। तो जो प्राथमिक सेल है इसके उदाहरण में सबसे पहला आपका नाम होगा लेक्लांसे सेल। तो ये एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कौन कौन से आते हैं, क्योंकि अगर बारे में लिखा गया तो कम से कम नाम आप जरूर लिख देंगे तो उतना ही काफी होगा। लेक्लांसे सेल हो गया आपका, डेनियल सेल हो गया आपका, इसी प्रकार आपका वोल्टीय सेल हो गया, इसी प्रकार आपका शुष्क सेल हो गया। ऐसे ही सब एग्जाम्पल जो है इसके होते हैं। शुष्क सेल, अच्छा अभी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि प्राथमिक सेल आखिर होते क्या हैं, द्वितीयक सेल आखिर होते क्या हैं। पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। द्वितीयक सेल में आपका एग्जांपल सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सीसा संचायक सेल।
सीसा संचायक सेल और साथ ही साथ आपका नीफे सेल। नीफे सेल, ये तो आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब आप ये समझिए कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल ये दोनों में आप डेफिनेशन क्या कहेंगे। तो जो प्राथमिक सेल होते हैं ऐसे सेल जिन्हें आप दोबारा चार्ज जो है वो नहीं कर सकते या दोबारा चार्ज नहीं होते हैं, या इसी को दूसरे ही भाषा में हम कह सकते हैं कि पुनः आवेशित नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक सेल। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। पर यदि बात करें द्वितीयक सेल की, तो ऐसे सेल जिसको आप फिर चार्जिंग कर सकते हैं वो आपके कहलाते हैं द्वितीयक सेल। यही आपके दो टाइप के सेल होते हैं। एग्जाम्पल भी याद करिएगा और साथ ही साथ आपकी जो डेफिनेशन है वो भी अपने दिमाग में रखिएगा। सेल दो टाइप के, प्राथमिक और द्वितीयक। अच्छा, आपके कोर्स में यानी जो आपकी ऑफिशियल कोर्स लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो सीसा संचायक सेल है, इसका भी चित्र दे रखा है, नीफे सेल का भी है, लेक्लांसे का भी है, मतलब चीजें सब दे रखी हैं। अब उतना डिटेल में अगर आपको यहाँ बताया जाएगा तो एक ही टॉपिक में ही बहुत चीजें हैं, तो इसीलिए मैं केवल नाम ही आपको बता रहा हूँ कि अगर बारे में आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक दो आपको चित्र भी दिखा देता हूँ ताकि इस टाइप से अगर चित्र पूछ लिया जाए तो आप बना ले जाएं। जैसे कि आपका एक चित्र ये देख पा रहे हैं जो कि आपका वोल्टीय सेल का जो है वो चित्र है। कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। एनोड कैथोड की जो छड़ के बाद टाइप से, इससे पहले मैंने आपको एक चित्र बनाया था, दिखाया था, लगभग लगभग वैसे ही है। तो एक थोड़ा सा आपके दिमाग में आइडिया रहता है तो आप कर ले जाते हैं। एक और ये जो वोल्टीय सेल है ये आपका प्राथमिक सेल का जो है वो उदाहरण है। तो प्राथमिक सेल में आपका ये चित्र हो जाएगा और दूसरा चित्र ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका चित्र है सीसा संचायक सेल का है, और ये आपका द्वितीयक सेल का जो है आपका उदाहरण, क्या यह कह सकते हैं, चित्र जो है वो हो जाएगा। तो एक एक चित्र आपके दिमाग में होगा तो कोई प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो लास्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो कि अमीटर और वोल्टमीटर, खाली दो चीजें हम देखेंगे। उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। बाकी जो चीज रह जाएंगी वो हम हमारे लास्ट वाले वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि 3 वीडियो में मैंने कहा था पूरा कोर्स। अमीटर को देखेंगे और वोल्टमीटर को, और डेफिनेशन केवल और केवल एक एक वर्ड में आपको अपने दिमाग में रखनी है, एक एक सेंटेंस में, कि अमीटर का जो यूज है वो आप किस में करते हैं। तो आप कहेंगे विद्युत धारा की माप के लिए यूज अमीटर का करते हैं। और वोल्टमीटर तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर के लिए या विभवांतर ज्ञात करने के लिए आप वोल्ट मीटर का जो यूज है वो करते हैं। अब इस अमीटर में यदि बात करें तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो होता है कम। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, परंतु एक अपवाद भी है, क्या, कि जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। तो एक पॉइंट के तौर पर आप एक ये याद रख सकते हैं। अगर वोल्ट मीटर में बात करते हैं तो वोल्ट मीटर में जो प्रतिरोध होता है वो आपका होता है अधिक, परंतु यहां पर भी एक कंडीशन लग जाएगी कि जो आपका आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। जैसे उसमें शून्य होता था, इसमें आपका अनंत होता है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ये एज इट इज आपसे पूछ लिया जाता है। अब जो ये प्रतिरोध है, विभवांतर है, धारा है, इसके बीच एक सूत्र भी होता है जिस पर आधारित आपसे न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जा सकते हैं, और वो सूत्र होता है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। कई बार विभवांतर दे रखा होता है, धारा दे रखी होती है, आपको प्रतिरोध निकालना होता है। यानी कि इन तीनों चीजों में से कोई दो दे रखा होता है, एक निकालना होता है। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा होता है। और जो प्रतिरोध दे रखा है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है वो ओम होता है।
अब प्रतिरोध पर आधारित जो प्रश्न हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो चीजें हैं देखेंगे हम कल सुबह के 11 बजे। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी का इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि पेपर की अंतिम तारीख तक ऐसे ही बैक टू बैक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जो रक्त है उसकी पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होती है, पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन भी मैं यहाँ पर कुछ दे रहा हूं, 6.2 होता है, 7.0 होता है, 7.4 होता है, या फिर 9.11 होता है। ए ऑप्शन है ये आपका, बी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो आपको पीएच वैल्यू जो है वो बतानी है। तो ये है आपका आज का प्रश्न। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।